हर ज़माने में हम ये कहते हैं कि ज़माना बहुत बुरा है। हमारे ज़माने में तो ये होता था। एक औरत काम करती थी ना, तो उसके पास पैसे थे, 2 लाख रुपए वो कमाती थी, तो उसको ये कपड़ा साफ करे फर्श साफ करने की क्या ज़रूरत है? वो 10,000 में एक मुलाज़िमा रख ले। इसी तरह उसको खाना पकाने की क्या ज़रूरत है? 10,000 15,000 में मुलाज़िमा मिल जाएगी। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन चूँकि वो काम करती है, तो बच्चे को महँगे स्कूल में डाल के और एक ट्यूटर को पढ़ा देंगे और एक बाई उसको सँभाल लेगी, नहीं हो सकता। तो आप यकीन करें कि आपके बच्ची की मेंटालिटी उस माई वाली मेंटालिटी होगी। जो इंसान है ना, ये तितलियों की नायाब नस्ल थोड़ी है, या पांडा तो नहीं है जिसकी नस्ल खत्म हो रही है। अब ना भी बच्चे पैदा करें तो कुछ नहीं होगा, बहुत है बच्चे ऑलरेडी। छोटा बच्चा 5 साल का, आपने मोबाइल दिखाया, आपने नहीं दिखाया और वो गुस्सा कर रहा है। गुस्से से कैसे डील करें? 5 साल की उम्र के मोटे-मोटे उसूल ये हैं कि बच्चा वो नहीं करता जो आप करने को कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है और क्यों नहीं होगा। आज हम वो बात सुनेंगे जो हम दिल से मानेंगे। मानना पड़ेगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसे हैं। आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, माहिर तालीम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बात सिर्फ सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी। ऐसा लबो लहजा कि आपको लगे कि अगर ये बात ना मानी तो शायद हार जाएँगे। ऐसा लबो लहजा, इतना प्यारा अंदाज़ कि अगर आप हारे हुए हैं तो आपको लगेगा हम जीत जाएँगे। मैं बात कर रही हूँ आज, बड़ा अच्छा सरप्राइज़ होगा आप सबके लिए भी। डॉक्टर जावेद इकबाल हमको जॉइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत शुक्रिया। कितने दिन हो गए, हमने सोचा आप हमें मिलें, आज मिलें, कल मिलें, तब मिलें, अब मिलें। आप तो शायर भी हैं और आजकल सारे के सारे लोगों के रदीफ़ काफ़िए आपके बताए हुए बात के बगैर सीधे नहीं हो पाते। ऐसे ही है? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वैसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी की उलझनें कैसे सुलझ सकती हैं? साथ के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मौजूदा चैलेंजेस से कैसे निकलें? एक स्टूडेंट क्या होता है? एक टीचर क्या होता है? पेरेंट्स क्या होते हैं? बट उस सब से बहुत पहले मुझे ये बताइए कि जिस वक़्त हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना रील्स देखकर अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं बाकायदा। आप बहुत अरसे से डिजिटल मीडिया का इतना मौसर, इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ख़्याल कैसे आया? देखो बेटा, ऐसा है कि मैं शुरू से ही एक टीचर तो था ना, मैं पढ़ाता था और सर्जरी पढ़ाता था और सर्जरी सिखाता था करना। बीच में ऐसा मौका हुआ कि मैंने मास्टर्स किया मेडिकल एजुकेशन में, और ये वो मास्टर्स है जिसमें ये बताया जाता है कि हमें पढ़ाना कैसे है। यानी आपने बीए किया उर्दू में तो ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू के अच्छे उस्ताद भी बन जाएं, आपको बीएड करना पड़ेगा, यानी बैचलर इन एजुकेशन। इसी तरह ये तय हुआ, गवर्नमेंट ने किया कि आपने एफआरसीएस कर लिया है, हो सकता है बहुत अच्छे सर्जन हो, मगर क्या आप सर्जरी के अच्छे टीचर हैं कि नहीं। तो उसके लिए जो मास्टर प्रोग्राम था मैंने वो किया, और उसके बाद फिर उस मास्टर प्रोग्राम की मैं फैकल्टी में शामिल हुआ, और यहाँ जो आपके कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है वहाँ मैं वो पढ़ाता हूँ सर्जरी के अलावा। अच्छा, उसमें जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसकी क्या साइकोलॉजी है सारी। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि पढ़ने का अमल क्या है, मेमोरी कैसे काम करती है, लीडरशिप क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, आईक्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्किल कैसे सीखी जा सकती है। अच्छा, ये सारे काम तो हमारी डॉक्टरी से मुतल्लिक ही थे ना, उस्तादी से मुतल्लिक ही, लेकिन इसके जितने भी मौज़ूआत थे वो इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक थे। तो बग़ैर किसी प्लान के एक दफ़ा हमारे एक कॉलीग ने, जो मेरा पीए था, उसने मेरा एक लेक्चर जो है वो वीडियो पे डाल दिया। और आप यकीन कीजिए, ये साद बरखुरदार है, इसने एक मेरा चैनल बनाया हुआ था और उसमें हमारे रिश्तेदारों के कोई 50 सब्सक्राइबर थे, जिसमें कुछ गज़ल, कोई नज़्म ऐसे में लिख के लगाए। मुझे मालूम, जब उसने मुझे आके कहा कि सर ये आपका लेक्चर है, इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, तो मैंने उससे ये कहा, यूट्यूब क्या होता है? उसने कहा सर एक प्लेटफॉर्म होता है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? उसने कहा सर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ आप अपनी वीडियोस डालते हैं। तो मैंने कहा डाल दो फिर। तो उसने जब देखा, उसने कहा सर आपका तो बना हुआ है पहले जीमेल के ऊपर। मैंने कहा अच्छा डाल दो। वो जब मैं वीडियो डाली, तो ये हमें पता है हमारे दोस्तों को कि एक हफ्ते में 300 सब्सक्राइबर से वो 35,000 सब्सक्राइबर हो गए। माशाल्लाह। और अभी भी वो वीडियो लिखें आप, लर्निंग हाउ टू लर्न, तो वो पहले नंबर पे आती है। वो अंग्रेज़ी में है, वो 59 मिनट्स की है, वो एक प्रोफेशनल वीडियो है, मगर उसको इतने लोगों ने देखा। तो बस वो फिर मुझे लगा कि ये तो लोग बात सुन रहे हैं, तो वो फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाना शुरू कर दिया, फिर कुछ और इदारों ने बुलाना शुरू कर दिया, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से
ट्रेनिंग के लिए मैं जाने लगा, फिर मुल्क से बाहर एक दफ़ा बुलावा आया, फिर उसके बाद फिर ये चलता रहा सारा कुछ। और ऐसे चलता भी रहे, आप ऐसी तवाना रहिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टीचर ही बनना था? यही ख्वाब था? हाँ जी, मैं बेसिकली तो डॉक्टर बनना था, और डॉक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे ज़माने में बनते थे। जो अच्छा बच्चा होता था ना पढ़ने वाला, वो कहते ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। बस। तो फिर ये देखना होता था कि आपको पेचकस पसंद है या सिरिंज पसंद है। तो अगर आपको सिरिंज पसंद है तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे। तो बहरहाल वो उस तरीके से मैं बना, लेकिन बाद में फिर अल्लाह ने मौका दिया, फिर मैंने इसमें स्पेशलाइज़ेशन की, पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की, ऑस्ट्रेलिया से फ़ेलोशिप की, मैं इंग्लैंड से फ़ेलोशिप की, अमेरिका का भी अमेरिकन कॉलेज का मैं यानी मेंबर हूँ। तो बस फिर पढ़ाते रहे, फिर उसी तरह से रोज़गार आगे बढ़ता रहा। क्या बात है, क्या बात है। और बचपन के ख्वाब कितने विशेज़ ऐसे हैं कि जो आपको लगता है मैंने पूरे कर लिए? हाँ, अभी कुछ बाकी है। नहीं, मेरा ख़्याल है कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह! ज़िंदगी बहुत मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब चूँकि हम आपके ही शोबे से थोड़ा-सा रिलेटेड बात करते हैं, दीगर मौज़ूआत से पहले, मुझे ये बताइए कि आज का जो डॉक्टर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो किस तरह से अपने आप को रवा रखे, बेहतर से बेहतर चीज़ें करता चला जाए? ये भी बताइए आप हमें, और साथ में ये भी बताइएगा जो यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहा है उसके क्या मसाइल हैं? जो बाहर से पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या सहूलत है, उनके लिए क्या मसाइल है? तो इसके लिए तो हमें बहुत से पॉडकास्ट करना पड़ेंगे, हमें तो एक सीरीज़ करनी पड़ेगी, हमें एक सीरीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए बात ये है कि स्पेसिफ़िकली जो डॉक्टर्स हैं ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि प्लानिंग का बड़ा फुक़दान है। जितने डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अभी भी कम हैं। WHO की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पर पर्सन एक डॉक्टर चाहिए, हमारी आबादी जो कि 25-30 करोड़ के करीब है, उसके लिए डॉक्टर अब भी कम है। लेकिन उनकी मैनेजमेंट ऐसी है कि वो शहरों में कंसंट्रेटेड है, और जो हमारी आबादी है वो देहात में फैली हुई है। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट का बहुत फुक़दान है। इसलिए हम जितने डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, उनकी खपत ठीक नहीं हो रही और उनका फ़ायदा ठीक नहीं हो रहा। जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि सिस्टम चोक हो गया है, बल्कि उसकी वजह से बज़ाहिर लग रहा है कि डॉक्टर बेरोज़गार फिर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग यहाँ से बाहर भी जाना चाहते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो बाहर के अपने प्रॉब्लम हैं। तो लिहाजा कोई एक जनरलाइज्ड बात, स्पेसिफिक बात करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये है कि अभी भी ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ हम काम करें तो हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुल्क से बाहर अब पहले की निस्बत खपत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एबिलिटी वाला डॉक्टर है, मेहनत करने वाला डॉक्टर है, उसको चांस नहीं है। कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, लेकिन हर जगह पर इसकी ज़रूरत मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना चाहें कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स पढ़े लिखे, मुनासिब, तजुर्बेकार, लेकिन एक चीज़ होती है स्टडी और उसके बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और उसके बाद में इन्वेंशन, वो उससे थोड़ा-सा दूर है। और इन्वेंशन से मेरी मुराद सितारों पे कमेंट डालने की नहीं, मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहती हूँ कि देखिए ना, इतना अच्छा इस्तेमाल आ गया है, आँखों का इलाज हो, दीगर इलाज हो, मशीन्स हैं, लेज़र थेरेपीज़ हैं, और उसके एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। लेकिन बात ये है ना कि इन्होंने इन्वेंट किया था इसको, वो थोड़ा खाल-खाल है, दूर-दूर कभी है। आपने देखा है ईंटें बनने का निज़ाम? वो एक भट्टे में बनता है। भट्टा होता है ना? जी, जी, पूरा जी। सा ऐसे ब्रिक मिल कहते हैं उसको, और उसके नीचे ज़मीन में खुदाई की होती है, कच्ची ईंटें रखी होती हैं। किसी ने ये कैलकुलेट किया कि एक ईंट के कच्चे से पकने में 4 तोला कोयला खर्च होता है। 4 तोला सिर्फ। और अगर आप एक अकेली ईंट को बाहर कहीं और चूल्हे पे रख के पकाना चाहें, तो आप कई किलो का कोयला लगा लेंगी, ईंट फिर भी कहीं से कच्ची होगी, कहीं से पक्की नहीं रह हो सकती। पाएगा। वो इसलिए कि चीज़ें अपने माहौल में तरबियत पाती हैं। वो एक एनवायरनमेंट है पकने का। उस एनवायरनमेंट में आप कच्ची ईंट रखेंगी तो वो बड़ी स्मूथली पक जाएगी। रिसर्च के लिए, इन्वेंशन के लिए इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल तो ऐसे। एक एवरेज डॉक्टर जो है वो जब वहाँ जाता है तो उस सिस्टम में जाकर जहाँ एनवायरनमेंट ऑफ रिसर्च है, जहाँ एनवायरनमेंट ऑफ इन्वेंशन है, वहाँ वो कंट्रीब्यूट करना शुरू होता है। मुझे पता चला कि पाकिस्तान का एक, ये जो हमारे दोस्त कैमरे पे खड़े हैं, इनकी आपकी फील्ड का भी वो है जो कि विजुअल इफेक्ट देता है। आपको पता है आजकल फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो मैं हैरान हुआ, टाइटैनिक के आजकल वो क्लिप चलते हैं ना,
ओ हमें तो इन्होंने रुला दिया था वहां खड़े होके, ये तो एक कमरे में एक फट्टे पे खड़े होके ऐसे दोनों खड़े हुए हैं। तो वो विजुअल इफेक्ट से आप बनाते हैं। दुनिया का इस वक्त नंबर 1 विजुअल इफेक्ट का जो बंदा है वो पाकिस्तान का है। और जो लड़की है एक, वो इत्तेफाक से अताउल्लाह ईसा खिलवी की बेटी हैं, जो कि मियां वाली के किसी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, और वो हॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप, जिन्होंने कि ये जो टर्मिनेटर था, टर्मिनेटर में कितने विजुअल इफेक्ट्स होंगे, वो पाकिस्तान की उस लड़की की और उसकी इन्वेंशन है या उसकी एक्सपर्टीज है। इसी तरीके से देखिए, बात ये कि हमें ना एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत होती है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा तो उसमें कोई स्पर्ट करके इंडिविजुअल ब्रिलियंट तो आ ही जाएगा। वो है अदीबुल हसन रिजवी साहब हैं हमारे पास यहाँ, और इस तरह के बड़े लोग मौजूद हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आप चाहें कि हर एवरेज आदमी भी इन्वेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो हमें टोटल कल्चर को चेंज करना होगा, टोटल इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। वरना ऐसा नहीं है कि स्पार्क नहीं है। वो ये तो तो आप यही बहुत लोग अच्छा जाके बताया। यही लोग जहाँ करते हैं ना, अब्दुल सलाम यहीं से गए थे ना, तो इसे, और वो फिजिक्स में उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो इसी तरह बहुत से लोग हैं, हम जानते हैं। मैं निश्तर में पढ़ा हूँ, निश्तर मेडिकल कॉलेज में हमारे बहुत सीनियर थे जिनका नाम था अमानुल्लाह बुज़दार, और एक कैंसर की ड्रग है जिसका नाम है विनब्लास्टिन। ये दवाई जो कि कैंसर की एसेंशियल दवाई है, ये मुझे पता चला कि अमानुल्लाह बुज़दार साहब ने इजाद की। क्या बात है। मगर वो उन्होंने उस वक्त इजाद की जब उन्होंने डैलस के किसी यूनिट में जाकर काम किया। तो हमें इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट बनेगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारे यहाँ बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इसी तरह से हो, और इतने एग्जाम्पल्स आपने बताए हमें। अच्छा, अब हम ज़रा बात करना चाहेंगे पेरेंट्स के बारे में। आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बच्चे थोड़ा ज़्यादा सताते हैं। तो एक रिलेशन है वालिदैन का और बच्चों का, और उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो पेरेंटिंग हो और तवाज़ुन के साथ हो, बच्चे के मसाइल को भी एड्रेस किया जाए, पेरेंट्स के लिए क्विक फिक्स क्या हो सकते हैं? कोई 3-4 बिल्कुल क्विकली अगर आप हमें चीज़ें बता सकें। जी, पहली तो किरण, मैं एक बात में हम सबकी गलतफहमी है जो मैं दूर करना चाहता हूँ कि हर ज़माने में हम ये कहते हैं कि ज़माना बहुत बुरा है। हमारे ज़माने में तो ये होता था। मेरे दादा, जो कि अफजल भाई के नाना, वो ये कहा करते थे, कल जुग आ गया है। कल जुग हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, बुरा ज़माना आ गया है। और ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 1963 में, जिसमें पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत नुमाया मुल्क था। जो डॉलर की कीमत जो थी वो पाकिस्तान के रुपए के तकरीबन बराबर थी, और पाउंड और रुपया एक ही रेट का होता था, यानी जितने का 1 रुपया उतने का पाउंड। पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज इस मदद तरह से करता था। मदद करता था, एयरलाइंस बना। तो उस जमाने में दादा कहा करते थे, बड़ा बुरा जमाना आ गया है। और एक आज सबसे पुरानी तहरीर जो निकली है ना दुनिया में अभी तक, वो 15,000 साल पुरानी है। उसको जब निकाला गया तो जिस जबान में लिखा था किसी को उस जबान का पता नहीं था। 5 साल लगे आर्कियोलॉजिस्ट को वो जबान दरियाफ्त करने में जिसमें वो लिखा हुआ था। जब वो पढ़ा गया तो पता क्या लिखा था, बहुत बुरा जमाना आ गया है और अब ये जमाना खत्म होने वाला है। तो एक तो ना सबसे पहले हम ये गलत फहमी निकालें कि भाई हम बड़े मुसीबत में हैं, हमसे पहले तो बड़े मौजों में थे। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि ज़माने को बुरा मत कहो, क्योंकि तुम अपने लिहाज से बेहतरीन ज़माने में पैदा किए गए हो। इसके जवाब में एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, ये क्या बात हुई, अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा होता तो बेहतरीन नहीं था? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जितना हमारा ईमान है, अगर उस ज़माने में हम पैदा होते तो हो सकता है हम अबू जहल के साथ होते। तो लिहाजा किसी के ज़माने में होने से सुपीरियरिटी नहीं आ जाती। तो इसलिए पहले तो हमें यह गलतफहमी निकालनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में भेजा है वो किरण के लिहाज से, मेरे लिहाज से और जितने दोस्त बैठे हैं इन सब के लिहाज से बेहतरीन ज़माना है। इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। एक बात। अलबत्ता दूसरी आपकी बात 100% मैं उसको मानता हूँ कि जो चैलेंजेस इससे पहले पेरेंट्स को थे वो चैलेंजेस अब नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें घर में एक तरबियत देनी थी, एक तहजीब सिखानी थी, एक पूरा वैल्यू सिस्टम समझाना था। उसके बाद उन्होंने ये देखना था कि बाहर इसकी कंपनी ख़राब ना हो, इसके दोस्त बुरे ना हो, स्कूल में कहीं इसको कोई मसला ना होता हो, उसको कोई ये ना होता हो, बस। लेकिन अब हमारे बच्चों ने पूरी दुनिया में जो खबासत हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो गलत बात जो किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उस सब से बचाना है। इसलिए कि जब आपने किसी ने, यानी जिगर का, हमारे दोस्त हैं सलमान सिद्दीकी साहब, वो मोबाइल का नाम उन्होंने रखा है जिगर का टुकड़ा। हाँ, वो कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता ये गुम हो जाए तो ऐसा लगता है बेटा गुम हो गया, या जिगर का टुकड़ा, मेरा जिगर कहीं छलनी हो गया। यानी इतना ही अहम चीज़। आप खुद बताइए, अब यहाँ से आप उठ के जाएं थोड़ा, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो इतनी एंजाइटी हो जाएगी। और ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए।
तो ये जो हमने टुकड़ा दिया हुआ है ना, पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग, नॉट सो गुड पेरेंटिंग, उसमें जो एक फ़र्क है ना वो ये है कितनी स्क्रीन दी गई है और कितनी स्क्रीन नहीं दी गई। क्योंकि देखिए हम कैसे, आपने ज़िंदगी में कैसे सीखा है, जब आप पैदा हुई आपने देखा कि हम आपके यहाँ जब भी कोई मेहमान आते हैं ना, आपकी अम्मी बहुत अच्छा सा उनको खाना खिलाती है, तो आपने ये सीख लिया कि जब मेहमान आएंगे तो हमें उनका ख्याल करना है। फिर एक दफ़ा आपकी नौकरानी से ना बर्तन टूट गया था, तो आपकी अम्मी ने आगे बढ़ के कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं ज़ुबैदा, कोई बात नहीं, तुम ये करो, ध्यान किया करो, लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो आपने ये सीखा कि हमने हमेशा छोटों की हेल्प करनी है, और कोई ये हमारे घर में कपड़े धोने वाली हमसे छोटी नहीं है। इसी तरह आपने और वैल्यूज सीखी, फिर और सीखी। अभी अभी अजान होने लग जाए ना तो अभी दुपट्टा सर पे ले लेंगी, क्योंकि आपने इस बात को अपनी तहजीब में घर को देखा हुआ है। घर में देखो। अच्छा, ये यानी इस तरीके से, लेकिन इसका मतलब है जो कुछ हम बनते हैं ना वो डाटा है जो हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब आप डाटा वो देंगे जिसकी आपके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, देखो बेटा, आप ग्रोन अप हो, एडल्ट हो, मैच्योर हो, आप इस बात को समझ सकती हैं कि एक 8 साल की बच्ची ने एक नीम बरहना लड़की को नाचते हुए देखा, या उसने सूरह यासीन को पढ़ते हुए सुना, या और उसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसने पूरा देख लिया, तो चाहे वो नाचने वाली लड़की थी या कोई रिलीजियस मैसेज था या कोई एथिकल मैसेज था, अब वो इंशाल्लाह शाम तक उस तरह की 15 वीडियो देखेगी, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उसको वो वीडियो दिखाएगा। Exactly. ना उस सिस्टम का मकसद किसी को मजहबी बनाना है सूरह यासीन याद करवा के, और ना किसी को वल्गर बनाना है वो दिखा के। उनका मकसद इसके जरिए से वो जो नीचे कोने में एक लोगो इश्तिहार का लगा हुआ है उसको आपके सबकॉन्शियस में डालना है, ताकि जब आप खरीदने जाएंगी तो आप वो वाला ब्रांड खरीदेंगी जो आपके सबकॉन्शियस में आया हुआ है। तो ये है ना, ये इंसान की साइकोलॉजी को समझता है। इत्तेफाक से अगर वो नाचती हुई एक नीम बरहना लड़की थी, तो आपकी 8 साल की बच्ची उसको कोई उसके अंदर वल्गैरिटी नहीं आएगी, उसको कोई गुनाह का तसव्वुर नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि वो वो किसी बदनीयती या गिल्ट की वजह से ये नहीं कर रही, इसको नॉर्मल पैटर्न समझ के करेगी, और ये उसकी जिंदगी का नॉर्मल पैटर्न बन जाएगा। तो जब 5 साल की उम्र तक आपने फ्रीली किसी को मोबाइल दे दिया है, तो फिर तो आपके बच्चों का जो डाटा बन रहा है, जो वर्ल्ड व्यू बन रहा है, वो बन ही नहीं रहा जो हमारी रवायात से कटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अगर एक बरतानिया की औरत का बरतानवी रवायत से सिलसिला कटा होगा ना तो वो मुंतशिर हो जाएगी। इसी तरह हमारी तहजीब का अगर हमारी तहजीब से रिश्ता कटा हुआ है तो जैसे दरख्त को काट देंगे तो फल नहीं उगेंगे। तो इसलिए हमारे नौजवान आप देखें ना, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, अक्सरियत को ये नहीं पता मैंने करना क्या है, अक्सरियत को पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, इसलिए कि नीचे से पानी नहीं आ रहा, जड़ों के साथ डिस्ट्रैक्ट कनेक्ट हुआ है। तो आपके सवाल का जवाब लंबा हो गया, मुख्तसर जवाब यह है कि पेरेंटिंग का पहला उसूल यह है कि मेहरबानी करके 5 साल की उम्र तक, अगर आपके बच्चे 5 साल से कम हैं, आपकी ज़िंदगी का एक काम है बस कि मैंने इस बच्चे के साथ वक्त गुजारना है। और माँ और बाप दोनों नर्स की तरह है, और माँ की जिम्मेदारी बाप से बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच। 5 साल तक आपको फिजिकल प्रेजेंस बच्चे के साथ होनी मस्ट है। अब आप कहें हम क्या करें, हम तो कैरियर ओरिएंटेड हैं, मैं भी काम करने जाती हूँ, अब्बा भी काम करने जाते हैं, सारे काम करने जाते हैं, पीछे से बच्चों का। तो देखिए, एक औरत काम करती थी ना, तो उसके पास पैसे थे, 2 लाख रुपए वो कमाती थी, तो उसको ये कपड़ा साफ फर्श साफ करने की क्या ज़रूरत है, वो 10,000 में एक मुलाजमा रख ले। इसी तरह उसको खाना पकाने की क्या ज़रूरत है, 10,000 15,000 में मुलाजमा मिल जाएगी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन चूंकि वो काम करती है तो बच्चे को महंगे स्कूल में डाल के और एक ट्यूटर को पढ़ा देंगे और एक माई उसको संभाल लेगी, तो आप यकीन करें कि आपके बच्ची की मेंटालिटी उस माई वाली मेंटालिटी होगी। अगर 7 साल तक माँ, पढ़ी लिखी माँ उसको अवेलेबल नहीं है, पढ़ा लिखा बाप अवेलेबल नहीं है, हाँ उनके पैसों से एक माई, एक उस्ताद, एक ट्यूटर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की ज़हनियत बिल्कुल वही होगी जो घर के स्वीपर की ज़हनियत है। नंबर 1, मुस्तकबिल सोच रहे हैं। तो पहले 5 साल में फिर आप ये कहें कि हम क्या करें, तो आप आउटसोर्स कर सकती हैं खाना पकाना, आप आउटसोर्स कर सकते हैं सफाई करना, लेकिन आप बच्चे की तरबियत को आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, हम तो काम करते हैं, तो भाई ब्रेक ले लें। हम ब्रेक नहीं ले सकते तो फिर बड़ा आसान है कि ये जो इंसान है ना, ये तितलियों की नायाब नस्ल थोड़ी है, या पांडा तो नहीं है जिसकी नस्ल ख़त्म हो रही है। अब ना भी बच्चे पैदा करें तो कुछ नहीं होगा, बहुत हैं बच्चे ऑलरेडी। तो आप मेहरबानी करके कैरियर पर फोकस करें, बच्चे ना पैदा करें, एज सिंपल। और अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आती तो मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आप एक बिल्ली बाजार से खरीद के लाती हैं, लेकिन बिल्ली को दूध भी नहीं पिलाती, उसको उसके बैठने का पिंजरा भी कोई नहीं है, उसका लिटर साफ करने का भी कोई तरीका नहीं है, उसको वैक्सीन भी नहीं कराती। आपके मोहल्ले वाले कहेंगे खुदा के लिए तुमने क्या किया, बिल्ली ले आई। अच्छा, ये भी मुश्किल है, आप एक पौधा लेके आ गई हैं,
जिसमें कि फूल है, पानी भी नहीं देती उसको, टाइम पे धूप सर्दी में भी रखती, गर्मी में नहीं रखती। आप खुद कहेंगे पौधा क्यों लेके आए हो, रखो बाहर। मगर अपने बच्चों के सिलसिले में आप ये उसूल क्यों नहीं हम अपना रहे? बच्चों के सिलसिले में मतलब बच्चे ना पैदा करें, एज सिंपल एज दैट। फॉलो योर कैरियर, कोई बात नहीं, इंसानों की कोई कमी नहीं होगी। इंसान कोई वो नायाब, मैंने कहा है कि पोलर बियर थोड़ी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी औलाद हो गई तो मेहरबानी करके पहले 5 साल के लिए बस, फिर आप उधर ही डेडिकेटेड है। और ये एक ऐसा बीज है कि जब आप ये करेंगे वालिदैन दोनों, तो फिर सारी जिंदगी इसका फल खाएंगे। मैं आपको बहुत जबरदस्त तजुर्बे से आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त तजुर्बे से। बच्चा देखते ही माँ बाप की तरफ है। मैं एक जाती तजुर्बे से बताता हूँ, जबरदस्त तजुर्बे से बताता हूँ। अगर आपने अपने बच्चे का बचपन खराब कर दिया तो वो आपका बुढ़ापा खराब कर देगा। ओह, तो अगर आपने अपना बुढ़ापा बचाना है ना, तो अपने बच्चों का बचपन बचाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक है। अच्छा, हाउ टू डील विद अ चाइल्ड, छोटा बच्चा 5 साल का, आपने मोबाइल दिखाया, आपने नहीं दिखाया या बहुत दिखाया, और वो गुस्सा कर रहा है, गुस्से से कैसे डील करें? मैंने देखा, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, बहुत सारे एल्डर्स को मैंने देखा, बच्चा लड़ता है वो उससे बराबर से लड़ जाते हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखिए, असल में ना हम जो पेरेंटिंग है ना, उसको मैं बाकायदा बहुत सालों से कंडक्ट कर रहा हूँ, और उसके पीछे मैं हमेशा इस डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैंने अपनी पेरेंटिंग की गलतियों से सीखा है, इसलिए मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये पेरेंटिंग की गलतियाँ हैं, ये ना करना। मेरी बात समझिए। देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब हम वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो हम उनसे पहले कि आप तैयारी करके आएँ, तो माएँ जो हैं वो कागज़ पे या वालिदैन कागज़ पे लिख के लाते हैं, मेरा मसला ये कि मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा चोरी करता है, मसाइल लिखे होते हैं, मेरा बच्चा जो छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ता है, जब पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरा ये करता है, तो ये हमारे मसाइल हैं। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि पेरेंटिंग तो बच्चों की तरबियत का प्रोग्राम है ही नहीं। कहते जी, इनका ये तो पेरेंट्स की तरबियत का प्रोग्राम है। पेरेंटिंग डज नॉट मीन टीचिंग चिल्ड्रन, पेरेंटिंग मीन टीचिंग पेरेंट्स। आप एक फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में बिस्किट बनते थे, अब गंदे बिस्किट बन रहे हैं, तो किसका कसूर है? बिस्किट का, बनाने वाले उस सांचे का कसूर है जिस सांचे में बिस्किट बन रहे हैं। तो पेरेंटिंग उस सांचे को ठीक करने का था। तो इसलिए जो तरबियत करनी है ना, जो बच्चा रो रहा है ना 3 साल का, उस बच्चे पर मेहनत की जरूरत नहीं है, उसकी माँ और बाप पर मेहनत करने की, उसको बताना है कि उन्होंने क्या करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग के जो उसूल हम सॉरी इस मुख्तसर वक्त में बयान नहीं कर सकते। 5 साल की उम्र के मोटे मोटे उसूल ये हैं कि बच्चा वो नहीं करता जो आप करने को कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा 5 साल के सिलसिले में एक बहुत गाइडलाइन है किरण, एक कागज लें और जो कुछ आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं लिखना शुरू कर दें। वो ईमानदार हो, वो सच्चा हो, वो झूठ ना बोलता हो, वो छोटों को शफकत करता हो, बड़ों की इज्जत करता हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, कम से कम 5 घंटे पढ़ता हो, सेहत उसकी अच्छी हो, वर्जिश बहुत अच्छी करता हो, जंक फूड ना खाता हो, मोबाइल ना सुनता हो, ये सारे लिख लें। लिख के उसके आगे अपने आप को 10 में से नंबर दे दिया। आप खुद क्या बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग में जाएगी फिर तो अगर आपके 90% नंबर है ना, आपको किसी पेरेंटिंग की क्लास की जरूरत नहीं है। वाह, यू विल हैव एन ऑटोमेटिक पेरेंटिंग जिसमें ये सारे बच्चे के अंदर सिफात पैदा हो जाएगी। माँ सारा दिन बैठ के अपनी सहेलियों के सामने कहती है कि ये जो मेरी सास है ना, बस अल्लाह करे ये पर्दा ही फरमा जाए तो मेरी जान छूटे। इस जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी। तो बच्चा ये देख रहा होता है कि अम्मी एक्चुअली मेरी दादी के बड़े खिलाफ है, सास के नहीं, अपनी सास के नहीं, मेरी दादी के बड़े खिलाफ है, और मेरी फुफियों के बारे में इनकी राय ये है कि वो तो बहुत फजूल औरतें हैं। तो इस बच्चे के अंदर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएगा। और फिर अगर उसको समझ में आ गया कि नहीं दादी तो ठीक है, अगर वो अटैच हुआ तो वो अपनी माँ को काबिल एतबार नहीं समझेगा, बताइए इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती। और माँ को रिस्पेक्टेबल नहीं समझेगा। आप अंग्रेजी में लिखें रिस्पेक्टेबल, लेकिन बीच में एक हाइफन डाल दें, रिस्पेक्ट डैश एबल, वो जो रिस्पेक्ट के काबिल हो। तो वो कुछ अरसे के बाद माँ को कहता है तो मेरी अम्मी, और कॉन्शियसली नहीं कहता, उसे कहेंगे तुम्हारी अम्मी बुरी है तो वो सर तोड़ देगा, लेकिन सब कॉन्शियसली वो कहता है कि ये जो अम्मी नाम की घर में एक औरत है ना, ये इतनी काबिल इज्जत नहीं है। और इसलिए जब माँ कहती मेरा कहना नहीं मान रहा, कैसे मानेगा? इसलिए कि सब कॉन्शियसली वो आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपका कहना माने। जो वालिदैन ये कहते हैं ना मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, वो अपने आप से सवाल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी नजरों में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं, वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझता। आप खुद देखिए, पाप बच्चे ने कहा वो मैंने सिगरेट पी,
6 साल का बच्चा घर आया, आप इमेजिन करें 6 साल का बच्चा, आप बाप हैं किसी की, इमेजिन करते हैं 6 साल का बच्चा, आज मैंने सिगरेट पी, हमारी क्लास में एक लड़का है बख्तियार, उसने मुझे सिगरेट दी। अच्छा, अब ये वो मौका है जिस मौके पर बाप ने बाप होना प्रूव करना है, क्योंकि बच्चे के जहन में था मेरा बाप दुनिया में सबसे अच्छा है, मेरा बाप मुझे कोई मुसीबत पड़ी तो बचा लेगा, मेरा बाप मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। और जब मुझे मुसीबत पड़ी, इससे ज्यादा उस बच्चे पर क्या मुसीबत हो सकती है कि 6 साल के में उसने सिगरेट पी ली है। अगर इस वक्त बाप ने यह साबित किया ना, ये चारों बातें, अच्छा तुमने सिगरेट पी, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ। वो बख्तियार था, वो लेके आया, अच्छा फिर सिगरेट पी आपने, अच्छा आपको कैसा लगा, आपको लगा अच्छा काम है या बुरा काम है, आपने उससे सवाल किया। अच्छा दूसरा, मैं एक तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि एक आपने सिगरेट की डब्बी देखी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तुम सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। बच्चे को कुछ नहीं, बब्बन को कुछ नहीं बुरा बनाया। ये देखो मैं किसी की डब्बी लेके आया हूँ, इस पे लिखा हुआ है सिगरेट से कैंसर हो जाता है। वो अंकल पता है, अंकल तारिक जो थे, उनको कैंसर हो गया था, फिर फौत हो गए थे। तो सिगरेट तो ये, अच्छा अब इस तरह से और बहुत सी टेक्निक्स हैं। अब इस पर बच्चे ने कहा, और साथ उसको लगा कि अब्बा को तो मैं हर बात बता सकता हूं, कल उसने चरस भी पी तो फिर भी बताएगा, क्योंकि उसको पता है थप्पड़ आगे से नहीं पड़ेगा। ये वो बच्चा है जो हमेशा आपको काबिल इज्जत समझता है। आपने उसकी इस्लाह की है, आपने अगले दिन उसके टीचर से पूछा है, जाके मॉनिटर किया है, उसकी माँ को कहा इसको देखो, पूरे आप विजिलेंट हो गए। लेकिन बच्चे के ये 4 ईमान खराब नहीं किए कि मेरे अब्बा सबसे अच्छे हैं, बड़ी बात है। और मेरे अब्बा जो हैं मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और मेरे अब्बा जब मुझे मुसीबत हुई तो संभाल लेंगे। अगर उस वक्त अब्बा ने थप्पड़ मार दिया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारे घर किया, और अब्बा ने समझा मैंने अब मैनेज कर लिया मसले को, तो अब ये लड़का इंशाल्लाह सिगरेट पिएगा और आपको पता नहीं लगने देगा। और अब आप याद रखिए कि उसने अपने दिल में अब्बा की निस्बत एक और बंदे को जगह दे दी है, और उसका नाम है बख्तियार। वो क्लास का 3 साल उससे सीनियर लड़का है, इसकी अभी मूछें नहीं फूटी, उसकी मूछें फूटी हुई हैं। उसने उसको ना सिर्फ ये कि सिगरेट पीने पे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सिगरेट ला के भी दी। अब एक बंदा मुझे सिगरेट पीने पे थप्पड़ मार रहा है, एक बंदा मुझे थप्पड़ भी नहीं मार रहा और मुझे सिगरेट भी ला के देता है, अच्छा क्या तो मुझे कौन अजीज होगा। तो हमारे बच्चे जब हमारा कहना नहीं मान रहे होते ना, उन सब का एक एक अब्बा बन चुका होता है। और वो बच्चा जो है ना, जो क्लास में 3 साल बड़ा बदमाश लड़का है, वही उसकी सारी सेक्स एजुकेशन कर रहा है, वही बच्चा, वही उसको सारी चीजें बता रहा है। तो इस तरीके से जो भी आपके बच्चे आपको लगता है कि आपका कहना नहीं मानते, तलाश कीजिए कि उनके न्यू अब्बू कौन है। और अब किरण बेटा, मैं आपको बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ, अब आप ना हिम्मत करके ये बात सुनिएगा, और इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी मौजूद है प्लीज शेयर करें कि अगर वो लड़का नहीं लड़की है और उसकी माँ और बाप के साथ उसके ताल्लुकात इस किस्म के नहीं है कि वो माँ और बाप को हर एक बात बता सकती है, तो उसने जिसको तलाश किया है ना, वो उसने एक नई अम्मी नहीं तलाश की हुई। और मोबाइल अगर उसके पास मौजूद है तो एक स्टडी है जो ये बताती है कि ज्यादा इम्कान है कि उसकी उम्र में उसकी जिंदगी में एक बड़ी उम्र का मर्द आ चुका है। मैंने जो हाथ मारा है ना, उस जज्बाती उस कैफियत हमारे, ये नहीं कि आने के इम्कानात हैं, आ चुका है। और आपको पता है कि हमारे मेल की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारा मेल कितना गैर, आप खुद एक लड़की हैं और कभी आप 10 साल की होंगी, कभी 12 साल की होंगी, और आप उन नजरों को देख चुकी होंगी। मैंने अपनी बेटी से भी ये डिस्कस किया था। और लड़कियों के रिसेप्टर्स बहुत शार्प होते हैं, एंटेना, आपको पता होता है मुझे किस नजर से देखा जा रहा है। तो आप 13 साल की लड़की भी जज करती है कि 60 साल का मेरी तरह का दाढ़ी वाला आदमी भी टेढ़ी आंख से देख लेता है कि इसकी गाल में टोए पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। और ये देखो ना, ये लड़की किस किस्म, ये जिसकी पोती की उम्र की लड़कियों के बारे में भी लड़कों की मर्दों की साइकोलॉजी की तरबियत बहुत बुरी हुई है हमारे माशरे में, बहुत बुरी हुई है। तो अगर किसी 10 साल की लड़की का, जिसको मोबाइल आपने दिया हुआ है, माँ काम कर रही है, बाप को भी नहीं पता, उसको नहीं पता वो कहाँ आ रही है, किस लड़कियों के साथ जा रही है, और उसके साथ इतने अच्छे माँ के और बाप के ताल्लुकात नहीं है कि वो बाप को हर चीज बता देती है, उस लड़की की जिंदगी में, मैं बहुत ही दुख से कहता हूं, एक बड़ी उम्र का मर्द आ चुका है। और वो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, वो अल्लाह ताला उसकी बना दे। और मैं चूंकि 1-to-1 मीटिंग्स भी करता हूं लोगों के साथ, एक दफा मुझे एक बहुत बड़े इदारे का बहुत बड़ा अफसर, जिसने कहा कि मेरा नाम ना पता लगे और मेरा ज़ाहिर नहीं पता लगेगा, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं आज मरना चाहता हूं, मैं आज खुदकुशी करना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरी 14 साल की बच्ची ने मुझे ये कहा है कि मैं पार्क में गई थी, जहां पार्क में हम करते हैं, तो एक अंकल हैं बहुत स्मार्ट, तो उन पर मुझे क्रश आ गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उस बच्ची को पता भी नहीं वो क्या कह रही है। वो बच्ची गंदी नहीं है, वो बच्ची गलत नहीं है,
लेकिन उस समाज में आती है। हाँ उसमें आ गया और वो कहते हैं मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरी को उन्होंने मुझे कॉल वो बुक कराया अकाउंट मेरा मीटिंग की। मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि आपकी अहलिया से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? तो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में बीवी की मोहब्बत नहीं मिली, मेरी बीवी मेरा शेयर नहीं करती, मेरा वो नहीं कर। और थोड़ी देर में पता चला कि वो दोनों तो लड़ते रहते हैं अपने बच्चों के सामने। बच्चे अपना प्रॉब्लम कब बताएंगे? ना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे बल्कि बच्चे ये कहेंगे कि ये कितने फजूल लोग हैं। आप यहाँ काम करते हैं ना, इस जगह इस इदारे में काम करते हैं, आप जब भी आएँ तो आप ये देखें मिसाल के तौर पर कि यहाँ के 2 एम्प्लॉई आपस में लड़ रहे हैं, जब भी आप गुजरती हैं ना वो एक दूसरे को, और फिर आपके पास आके चुगलियाँ कर रहे हैं उनकी, और आपको कह रही हैं उस बंदे को ना उसने वो नहीं, वो गलत बंदा है, उसके साथ नहीं है वो गलत, और वो आके कहता है किरण बीबी ये जो बंदा है ना ये बहुत घटिया इंसान है, और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे को। अब उनके बारे में क्या तस्वुर करेंगे कि क्या बात है? कौन लोग हैं ये? अब यहाँ से गुजर के यूँ साइड से उनसे देखेंगे भाई जो मेरे काम में मुझे क्या गर्ज है। तो बच्चे अपने वालिदैन के बारे में ये फैसला कर चुके होते हैं, ये फजूल से लोग हैं, ये क्या है। और फिर हम, लेकिन बच्चा आपसे तनख्वाह, उसकी आपकी तनख्वाह से पैसे ले रहा है, आप उसकी फीस दे रही हैं, आप उसे कपड़े दे रही हैं, तो वो कॉन्शियसली तो वो आपका बेटा, मेरी अम्मी मेरा अब्बू कहेगा, लेकिन सब कॉन्शियसली वो आपको इस काबिल नहीं समझता, और इसलिए वो फिर तलाश करना शुरू कर देता है। तो इसलिए भाई मुख्तसर ये है कि जितने लोग देखते हैं पूछे थिंग्स टू डू, टेक होम मैसेज क्या है, घर जाइए आपके बच्चे जो है ना हर एक का एक लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर नजर रखिए, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है। और ये सारी बातें मैं आपको जाती तजुर्बे से बताता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कितना जरूरी है, वरना इसके नुकसानात क्या होते हैं आप सोच नहीं सकते। हर बच्चे पे नजर रखिए, देखें कि वो क्या करता है, उसके दोस्त क्या है, लेकिन उस पर वहशत तारी किए बगैर, जासूस बने के नहीं, उसके हमदर्द बन के ये कीजिए। और आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं ना, खासतौर पे बहनें बेटियां, नजर रखें पे, देखें मेरी बहन जो है ये क्या कर रही है, इसके मिलने वाले कौन है, इसके कौन लोग हैं। फिर उसको एक ऑल्टरनेट कंपनी प्रोवाइड कीजिए, उसको एश्योर कीजिए कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, मैं आपके साथ हूँ। अपने बच्चों को एश्योर कीजिए, उनको एक सहारा दीजिए। तो ये एक तरीका है बस। देखिए नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। कंट्रोल करना कैसा है? बहुत नेगेटिव हो जाता है। नहीं, कंट्रोल करना तो हम नहीं कह रहे। बच्चों के मैं पेरेंट्स ही के लिए बात कर रही हूँ। बच्चों के दोस्त हैं, उनकी जगह भी मैं ही हूँ। उनकी कोई जगह नहीं उन्हें होना नहीं चाहिए। बच्चों के शौक हैं, वो शौक नहीं होने चाहिए। ये वाले ब्रशेज़ नहीं चाहिए, वो वाली चीज़ें चाहिए। इस तरह बच्चों के साथ मैं करनी इसकी चाहिए। और बात इन्हें पेरेंट्स को भी देखा है मैंने ऐसे करते। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? उन्हीं पेरेंट्स के लिए तो सब कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बच्चों के लिए बात ही नहीं कर रहा बेटा। नो, नो, नो। तो देखिए देखें बात ये है कि जिसको आप ये कह रही हैं ना, ये तो नेगेटिव पेरेंटिंग है ना। हाँ, मैं इसी के ये तो बारे में नेगेटिव चाह रही पेरेंटिंग थी। है ना जी, बेटा। आपने बच्चों को मॉनिटर जो करना होता है ना, वो उसकी अपने एक प्रोटोकॉल्स हैं कि आपने क्या, उनकी ऑटोनॉमी को इंटरफियर किए बगैर करना होता है। और ये तभी मुमकिन होता है जब सबसे अहम चीज़ है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। जैसे आपको आप ऐसे- चाहते हैं लोग दूसरे आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं और आप हाँ, उनके लिए मेहनत करते हुए बच्चों के लिए से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने एक हदीस सुनी है कि अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से बाकी लोग यानी महफूज। यानी अगर मैं आपके साथ कोई बदकलामी करता हूँ, सख्त सुस्त गुफ्तगू करता हूँ, आपको फिजिकल टॉर्चर पहुंचाता हूँ, तो इससे मना किया गया, तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। ये बात सारी दुनिया के लिए हम मानते हैं, सबसे सवाई अपने बच्चों के। अपने बच्चे को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं आप? अब यहाँ बैठे हुए आप मुझसे कितनी छोटी हैं उम्र में, हाँ? कितनी छोटी हैं? आपकी जगह पे बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रही। कोई बात नहीं। कोई मेल हो फर्ज करें, हम चूंकि हम आप सोशल निवा में, एक लड़का बैठा हो या आपकी जगह पर, और मैं किसी बात पर तैश में आकर उसको थप्पड़ मार दूं, और उसकी गलती भी हो, और मैं थप्पड़ मार दूं, ये सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगा, सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगा। तो आपके ख्याल में आपका 5 साल का बच्चा आपको माफ कर देगा? बच्चे याद रखते हैं। हाँ, और ये जो थप्पड़ आपने मारा है ना, ये फिर बैंक में रखे हुए पैसों की तरह है। तो जब ये 25 साल का होगा ना, एक थप्पड़ सूद के साथ बाहर आएगा, अल्लाह! और फिर आप कहेंगी पता नहीं मैंने अपनी बेटे की शादी किस लड़की से कर दी, अगले दिन ही मोई मेरे बेटे को लेके चली गई। मैंने ये देखा है, सुना है होते हुए वो जो आसपास। थप्पड़ है ना, उनका डिविडेंड मिल रहा है। ओह! मैं बस एक सवाल और आपसे करना चाह रही हूँ, बिल्कुल छोटा-सा ना आप हमें बताइएगा। गैजेट्स वगैरह तो मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक
पेपर, कलर्स, चॉक का इस्तेमाल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल्स में अब चीजें जो नई मुतारिफ कराई जा रही हैं उसमें ये सब साइड में कहीं जा रहा जी। है। छोटा सा कमेंट अभी बेटा एक स्टडी हुई है यूके के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। उस स्टडी में उन्होंने बताया कि हमने पिछले 50 साल से ये स्टडी किया है कि जब भी हम स्कूल में एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, स्कूल के बच्चों का स्टैंडर्ड डिटीरियोरेट हुआ है। तो हम बड़ा कहते हैं डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन लर्निंग है, और ये है जी एलएमएस सिस्टम है, और ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं, और पेपर फ्री है। और पेपर फ्री है। देखो बेटा, इंसान की जो साइकोलॉजी है ना, इंसान की मशीन बनी ही इंसानों से और इन्वायरमेंट से सीखने की है। आपने क्या सीखना है? देखा ना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना, ऑपरेशन करना, स्किल सीखना एक बात है, असल चीज है जिंदगी सीखना। और जिंदगी में सीखने के लिए वो चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट, हमारी जिंदगी में सबसे अहम कंक्रीट कॉन्सेप्ट नहीं होते, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए ना, ये माइक, ये एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, कराची एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, जावेद इकबाल एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, ये लाइट एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है। मोहब्बत क्या है? लालच क्या है? फ्रस्ट्रेशन क्या है? अमन क्या है? खौफ क्या है? ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर जो आते हैं ना, ये आते हैं थ्रू ह्यूमंस, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू अटैचिंग विद द नेचर। बच्चे को कहें लालच हम आपको सिखाते हैं और आप उसको लेक्चर देते रहिए। अब ये नहीं करते, आप एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में एक कुत्ता था, उस कुत्ते ने ना और लेने की ख्वाहिश की, तो उसने मुंह खोला तो वो भी गिर गया। ये होता है लालच। और इसको जब आप कॉन्टेक्स्ट में बच्चा कब सुनेगा तो उसको समझ में आए। ये जो स्टोरी टेलिंग है, पर्सन टू पर्सन स्टोरी टेलिंग है, बैठ के जो फिजिकल हमारे टच का कडल है, ये सारा हमारा इंसान बना ही नहीं है आर्टिफिशियल तरीके से सीखने के लिए, इंसान बना ही इंसानों से सीखने के लिए। तो ये है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं, मैं तो इस बात पर पूरा मुझे यकीन साइंटिफिकली हो गया, और दुनिया ने करना शुरू कर दिया है। करना भी शुरू कर दिया। मोबाइल ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं, और चीज़ें जो है, अब जापान के अंदर सिस्टम है, और मैं उसको बहुत करीब से स्टडी किया है। फिनलैंड का मैंने स्टडी किया है बहुत करीब से। उस सिस्टम के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है वो बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग से ज़्यादा कंटेक्सचुअल लर्निंग है। सुबह सुबह बच्चों को एक ग्रुप अलग कर दिया जाता है, जिन्होंने सारा दिन कोई नहीं पढ़ना होता, उसने खाना तैयार करके पूरी क्लास को खिलाना होता है। और एक जो है ग्रुप, उसने जो है वो सफाई करनी होती है, और एक ने जाके बाहर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है कि आज का प्रॉब्लम यह है कि 4 बुड्ढे सड़क के किनारे खड़े थे, उनको पार कराना था, उन्होंने ये देखने जाना है। तो हम कहाँ बैठे हैं? मुईम की डुंडी लाइन से ऊपर है कि नीचे? टी को कहाँ काटा है हमने? आई का नुक्ता दिया है कि नहीं दिया? ये क्या एजुकेशन? और स्कूल में मेरे बच्चे को एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टैब से पढ़ रहा है तो यहीं पे मैं इसको एनरोल कराऊंगी। तो यहाँ मिस अंग्रेजी बोलती हैं, फिनिश करो, शेक हैंड करो आंटी के साथ। जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे देखने वालों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जीते रहो।